नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ की। हाँ बिल्कुल। काफी चर्चा में रहा है ये। हाँ बिल्कुल, भारतीय फाइनेंशियल मार्केट में एक बड़ा इवेंट है ये। तो हमारे पास जो अलग अलग एनालिसिस हैं, आज हम उन्हीं को खंगालेंगे। देखेंगे कि आईपीओ का साइज, वैल्यू, लोगों का इंटरेस्ट, मतलब सब्सक्रिप्शन कैसा रहा, और हाँ, कंपनी की ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं और आगे क्या हो सकता है, मतलब पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है साइज, 12,500 करोड़ रुपए। हाँ, बहुत बड़ा इशू है और जाहिर है एचडीएफसी बैंक का नाम जुड़ा है तो वो एक बड़ा फैक्टर है। सही। इन आंकड़ों को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ। मतलब इशू ब्रेकअप कैसा था? हाँ, तो इसमें 2,500 करोड़ तो फ्रेश इशू था, मतलब नया पैसा कंपनी में आ रहा है। ओके। और बाकी का जो बड़ा हिस्सा है 10,000 करोड़, वो ऑफर फॉर सेल था, मतलब मौजूदा शेयर होल्डर्स अपना हिस्सा बेच रहे थे। अच्छा। और प्राइस बैंड? वो 700 से 740 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। अलॉटमेंट 30 जून को हो गया है और लिस्टिंग 2 जुलाई को होनी है, एनएसई बीएसई दोनों पर। ठीक है। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पर। यहाँ कहानी थोड़ी मिली जुली सी है ना? हाँ, कह सकते हैं। ओवरऑल देखें तो 16-17 गुना सब्सक्राइब हुआ, जो सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, ठीक ठाक है। लेकिन जब इसे अंदर से देखते हैं तो QIBs, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने तो करीब 55 गुना पैसा लगाया। 55 गुना? जबरदस्त। हाँ, और जो NIIs हैं उन्होंने भी करीब 10 गुना लगाया। लेकिन जो रिटेल निवेशक हैं, छोटे इन्वेस्टर, उनका सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1.5 गुना, मतलब 1.5x ही हुआ। बस, ये तो काफी कम है QIBs के मुकाबले। इसका क्या मतलब निकालें? मतलब साफ है कि बड़े पैसे वाले तो काफी बुलिश थे, शायद एचडीएफसी के नाम और ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर। पर आम निवेशक वो शायद थोड़ा हिचक रहा था। क्यों? वैल्यूएशन महंगा लगा या कुछ और? हो सकता है वैल्यूएशन एक फैक्टर हो, या फिर मार्केट का जो अभी माहौल है उसको लेकर थोड़ी सावधानी बरत रहे हो। और ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी, उससे क्या संकेत मिल रहे थे? शुरू में जीएमपी अच्छा था, करीब 57 से 70 रुपए चल रहा था, मतलब लिस्टिंग पर 7-9% गेन की उम्मीद थी। ठीक है। पर लिस्टिंग से एन पहले ये थोड़ा गिरा, करीब 7% के आसपास आ गया था। तो वो शुरू वाला जोश थोड़ा ठंडा पड़ा। अच्छा, पर एंकर इन्वेस्टर्स तो बड़े नाम थे शायद। हाँ बिल्कुल, ब्लैक रॉक, LIC, नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड, इन सब ने पैसा लगाया है। करीब $392 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है एंकर बुक में। ओके। तो ये तो हुए आंकड़े। अब बात करते हैं कंपनी की ताकत की। एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट तो सबसे बड़ा पॉइंट है ही। निश्चित रूप से। एचडीएफसी बैंक की करीब 74 से 94% हिस्सेदारी है। ये बहुत बड़ा विश्वास देता है। और बिजनेस कैसा है, लोन बुक वगैरह? लोन बुक भी काफी डाइवर्सिफाइड है और बढ़ रही है। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 1.07 लाख करोड़ का है। अच्छा खासा है। दूसरों के मुकाबले कैसा है? देखिए, इसका पी रेशियो करीब 27-28 के आसपास आ रहा है। अगर आप बजाज फाइनेंस से तुलना करें, जिसका पी करीब 34 है, तो ये सस्ता लग रहा है। हाँ, तुलना में तो सस्ता है, लेकिन हो सकता है बाजार बजाज फाइनेंस के मुकाबले इसके बिजनेस मॉडल या ग्रोथ को थोड़ा कम प्रीमियम दे रहा हो, या शायद नई लिस्टिंग का भी असर हो। पर NBFC सेक्टर में ग्रोथ की गुंजाइश तो है, खासकर छोटे शहरों में। बिल्कुल, और HDB की पहुंच भी अच्छी है वहां, तो वो एक पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो हो गई अच्छी बातें। अब जरा जोखिमों पर भी नजर डालें, क्योंकि रिटेल का कम इंटरेस्ट कुछ तो इशारा कर रहा था। हाँ जरूर। पहला तो वही GMP का गिरना, जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को दिखाता है, और रिटेल का ठंडा रिस्पॉन्स, वो तो है ही। और बिजनेस में कोई खास रिस्क? लोन्स की क्वालिटी कैसी है? एक चिंता की बात यह है कि इनके कुल लोन बुक का करीब 27% अनसिक्योर्ड है, मतलब बिना किसी गारंटी वाला लोन। 27%? ये ज्यादा नहीं है? हाँ, ये थोड़ा ज्यादा माना जाता है। इससे भविष्य में अगर इकोनॉमी स्लो होती है तो NPA बढ़ने का रिस्क रहता है, एसेट क्वालिटी पर दबाव आ सकता है। शायद ये भी एक वजह रही हो रिटेल की कम दिलचस्पी की। हो सकता है। और एक और बात है, HDFC बैंक अगले 2 साल में अपनी हिस्सेदारी कम करने की बात कह रहा है। अच्छा, इसका क्या असर होगा? जब प्रमोटर खुद माल बेचने की बात करता है तो मार्केट में सप्लाई बढ़ने का डर रहता है। इससे शेयर प्राइस पर दबाव बन सकता है आगे चलकर। ये तो जरूरी पॉइंट है। तो HDFC का नाम एक तरफ है, पर उनका हिस्सा बेचने का प्लान दूसरी तरफ। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो निवेशकों के लिए क्या रणनीति हो सकती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म में देखें तो लिस्टिंग पर 7% के आसपास का गेन शायद मिल जाए, जैसा GMP बता रहा है, तो लिस्टिंग गेन वाले शायद निकल जाएं। और जो लंबा खेलना चाहते हैं, उनके लिए देखिए फंडामेंटल्स ठीक हैं,
आरओई अच्छा है, एयूएम बढ़ रहा है, एचडीएफसी का साथ है, एनबीएफसी सेक्टर में ग्रोथ है। लेकिन वो रिस्क? हाँ, उन्हें वो अनसिक्योर्ड लोन वाले हिस्से पर और एचडीएफसी की हिस्सेदारी बिक्री पर नजर रखनी होगी। ये 2 फैक्टर आगे की कहानी तय कर सकते हैं। तो कुल मिला के एचडीबी फाइनेंस आईपीओ की तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। प्लस पॉइंट्स भी हैं, पर कुछ चिंताएं भी हैं। बिल्कुल सही। एचडीएफसी का बड़ा नाम और अच्छे ग्रोथ नंबर्स एक तरफ, दूसरी तरफ रिटेल की कम भागीदारी, अनसिक्योर्ड लोन का लेवल और भविष्य की हिस्सेदारी बिक्री का प्लान। लिस्टिंग पर कुछ एक्शन दिख सकता है, पर लॉन्ग टर्म का रास्ता थोड़ा ध्यान से चलने वाला लगता है। सही कहा। और जाते जाते एक बड़ा सवाल, ये जो एचडीबी आईपीओ में हमने देखा रिटेल का ठंडापन, अनसिक्योर्ड लोन का ऊंचा स्तर, क्या ये सिर्फ एचडीबी की कहानी है या ये पूरे एनबीएफसी सेक्टर और निवेशकों के मूड के बारे में कुछ कह रहा है? क्या यह बढ़ते बाजार में छिपे जोखिमों का संकेत है? सोचने वाली बात है।